वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि कई विश्वविद्यालयों में 2024 की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को एक प्रकार से इकट्ठा करके आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर है। 2024-25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी तरीके से ये आपका जो है ये रिपीटेड क्वेश्चंस का पहला जो है आपका वीडियो होगा। इसके बाद में और भी वीडियोज़ में रिपीटेड क्वेश्चंस को लेकर के देने का प्रयास करूँगा। ये आप सभी के विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप राम मनोहर लोहिया में पढ़ रहे हैं, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का तो हो ही चुका है। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी बच्चा है उसके लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा यूनिवर्सिटी के लिए, मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी के लिए, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीए बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर में आपको को करिकुलर कोर्स के रूप में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानना होता है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपकी बार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद का हिस्सा है, बताएं। स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, आराम और नींद ये सब किसके हिस्से हैं? ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के हिस्से हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता के हिस्से हैं। क्या? शारीरिक व्यायाम हो गया, आराम करना हो गया, नींद लेना हो गया, स्वच्छता करना हो गया, ये सब आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता से रिलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वस्थकर आदत है? इनमें से अस्वस्थकर आदत कौन सी है? देखिए, भोजन बांटना ये स्वस्थकर आदत है। दिन में 2 बार स्नान करना ये भी स्वस्थकर आदत है। उबला हुआ पानी पीना ये भी स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक माना जाता है। लेकिन ठीक क्या नहीं माना जाता स्वास्थ्य के लिए? तो बिना हाथ धोए अगर आप भोजन करते हैं तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसी को अस्वास्थ्यकर आदत कहते हैं, यानी बिना हाथ धोए आप भोजन कर लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये आपका अच्छा नहीं माना जाता है स्वच्छता के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? फटाफट से आप बताएंगे। देखिए, टीकाकरण बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा संतुलित आहार लेना भी बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता होना बहुत जरूरी है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ये सभी कारक आवश्यक हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है? देखें, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है। नियमित दांत साफ करना ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है। बालों और नाखूनों को साफ करना ये भी व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है। यानी कि ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी चीज़ें व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल ग्रूमिंग के महत्व को दर्शाता है? पर्सनल ग्रूमिंग के महत्व को शारीरिक और मानसिक उपस्थिति में सुधार होना दर्शाता है। अगर आपकी शारीरिक स्थिति और मानसिक उपस्थिति होगी, यानी कि आप शरीर से भी कहीं पर इकट्ठा मतलब उपस्थित होंगे और मन से भी, कहते नहीं मन मोर महुआ चित्त भुसैले, मतलब कि आपका दिमाग कहीं और है और शरीर कहीं और है, तब आपका कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। ठीक है, तो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए शारीरिक और मानसिक उपस्थिति दोनों में सुधार होना बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होना। एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में मात्र ओवर का अंतर है। ओवर को हटा दो तो ठीक है, लेकिन ओवर लग जाता है तो भैया बहुत खतरनाक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, तो ये नहीं होना चाहिए कभी। आत्म सुधार और अनुशासन ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट है पर्सनल ग्रूमिंग में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पर्सनल ग्रूमिंग निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पर्सनल ग्रूमिंग में से बताएं। पर्सनल ग्रूमिंग की अगर बात किया है तो ड्रेसिंग सेंस आपका आपका वस्त्र कैसा पहनते हैं आप, वो रिलेटेड है, पर्सनल ग्रूमिंग में शामिल है। शिष्टाचार आपका, आप बातचीत का लहजा आपका क्या है, आप बातचीत कैसे करते हैं। संचार कौशल यानी कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, आप ऊंची आवाज़ में बोलते हैं या धीमी आवाज़ में, या आपका एक प्रकार से जो वाक्पटुता है, जो समन्वय है आपके शब्दों में, जो आपके पास जो है शब्दावली है, आप कैसे उन शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं सही तरीके से। तो ये सब आपका पर्सनल ग्रूमिंग में शामिल है। डी लगा देंगे ऊपर, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण दिया हुआ है ये सब, और ये विवरण दिया हुआ है कि भाई ये जो अशाब्दिक संचार है ये कैसे किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ठीक है, अगर वीडियो में आपकी मतलब आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ इसी तरीके से मिल जाएंगी जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
ऐसे प्रश्न मैं लगातार देता रहता हूँ, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। चलें, यहाँ पर देखेंगे ओक्यूलेसिक्स। ओक्यूलेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भैया नेत्र गति, यानी कि आंखों की गति क्या होती है उसी पर डिपेंड करता है, यानी आंख किस तरीके से आपकी आंख की गति चलती है, आई कांटेक्ट कैसा होता है, तो ये आपका ओक्यूलेसिक्स होता है। इसका पहले का 3 जा करके मिलेगा, तो पहले का पहले में ही आपका ए दिया है तो ये गलत हो जाएगा, पहले का सेकंड दिया ये भी गलत हो जाएगा, पहले का चौथा दिया ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आप एक आठ और देख लें, जैसे अनुकृति विज्ञान। जब देखें चेष्टा और भाव प्रदर्शन, आपको जाहिर सी बात है दिख रहा होगा, चेष्टा और भाव प्रदर्शन जो होता है, भुजाओं और हाथों की गति, इसका सेकंड होगा। मूक अभिनय विज्ञान की अगर बात की जाए, तो मूक अभिनय विज्ञान जो होगा ये क्या करेगा, ये आपका जो है संपूर्ण शरीर की जो आपकी गतियां होती हैं, स्थितियां, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, ये सब आपकी मतलब संपूर्ण शरीर की जो गतियां स्थितियां होती हैं वो मूक अभिनय विज्ञान होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका अनुकृति विज्ञान की अगर बात की जाए तो ये मुख भंगिमा होती है अनुकृति विज्ञान, तो इसका ये होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द, फटाफट से आप बताएंगे क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए, शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए काइनेसिक्स बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, संवादों के बिना चित्र किस प्रकार के संचार का एक उदाहरण है? अगर संवाद ना हो, बातचीत ना हो और चित्रात्मक बातचीत हो तो वो होता है अशाब्दिक संचार, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संचार का प्रयोग किया जाता है कब? असंचार का प्रयोग किया जाता है कब भैया? देखें, अर्थ समझाने के लिए व्यवहार, अर्थ समझाने समझाने के लिए व्यवहार, बिल्कुल हाँ ठीक है। भावात्मक अर्थ के लिए, भावात्मक अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। नियमों की एक गैर स्पष्ट प्रणाली के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मौखिक चालाकी के लिए नहीं, अमूर्तता में स्पष्टता के लिए नहीं, ये ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर होंगे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है कई विश्वविद्यालयों में लगातार। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संकेत का एक उदाहरण है जिसमें आरोह अवरोह, पिच, मात्रा और विराम का प्रयोग शामिल है? मतलब कि आवाज की गति, ऊंच नीच होना, जो है ये सब आपका किसमें शामिल है? तो ये पैरा लैंग्वेज में, पैरा भाषा में शामिल है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशाब्दिक संचार प्रायः होता है, अशाब्दिक संचार जो होता है वो अव्यवस्थित होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के हाव मतलब शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किस नाम से जानते हैं? बताए, प्रश्न कई बार आया है। शरीर की भाषा, हाव भाव, चेहरे के भाव और शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को काइनेसिक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस समूह में भाषेतर संप्रेषण के घटक हैं? फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से किस समूह में भाषेतर संप्रेषण के घटक हैं? तो इसमें आपका स्वर, बल और प्रभाव, ठीक है। स्वर, बल, प्रभाव ये आपके भाषेतर संप्रेषण के घटक हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, पारभाषा विज्ञान शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो पारभाषा विज्ञान जो होता है ये मौखिक संचार की अनकही भाषाओं को एक प्रकार से संकेत करता है, ठीक है। मौखिक संचार की अनकही भाषाएं वो एक प्रकार से पारभाषा विज्ञान शब्द उसको संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एप्रोसोडिया शब्द निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ देता है? एप्रोसोडिया का मतलब क्या होता है? एप्रोसोडिया का मतलब होता है मौखिक भाषा में भावनाओं को समझने और उनका प्रयोग करने में असमर्थता, यही जो है एप्रोसोडिया शब्द का मतलब होता है। जैसे सपाट भाषण, इसके अलावा बेतरतीब ढंग से उच्चारित भाषण, ये सब जो होते हैं ये एप्रोसोडिया के अंतर्गत शामिल होते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वाणी के अलावा आवाज के पहलुओं को निम्न के रूप में जाना जाता है, बताएं। तो वाणी के अलावा आवाज के पहलुओं को पारभाषा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। प्रश्न है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रात्रि भोज, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रात्रि भोज के लिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रात्रि भोज करते समय बुनियादी बुनियादी टेबल शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण है,
टेबल सेटिंग ठीक से कैसे सेट की जाती है, इसके संबंध में कृपया उस कथन की जांच करें जो इनमें से सही है। नैपकिन चम्मच के दाहिनी ओर होती है, या चाकू ब्लेड सदैव प्लेट की ओर होता है, या चम्मच सूप चम्मच के दाईं ओर होता है, या पानी के गिलास कांटे के ऊपर स्थित होते हैं। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाकू का ब्लेड सदैव टेबल की ओर होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया साइट्स पर आपकी प्रोफाइल छवि होनी चाहिए। आपके पालतू जानवर की एक तस्वीर, यानी आपकी जो डीपी होती है वो कैसी होनी चाहिए व्हाट्सएप वगैरह पर, तो एक अवतार कंप्यूटर के द्वारा जो बनाया जाता है वो, या एक लोगो, या आपकी एक तस्वीर। तो जरूरी होता है कि आप भाई जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उस पर आपने एक फ़ोटो बढ़िया, आपकी एक तस्वीर होनी चाहिए, अच्छा माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा ईमेल एटिकेट नहीं है। बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा ईमेल एटिकेट नहीं है। तो देखें, हास्यप्रद यूट्यूब वीडियो तथा व्यक्तिगत ईमेल साथियों को भेजना, ये एक प्रकार से एटिकेट ईमेल एटिकेट नहीं है, बाकी तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का जवाब कितने घंटे के भीतर दे देना चाहिए। तो ईमेल का जवाब 24 घंटे के भीतर दे देना चाहिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आप एक सहकर्मी आपके ऑफिस मतलब आप एक सहकर्मी आपके ऑफिस में अपने दोस्त को मिलवाने, आपके साथ का एक सहकर्मी है, आपके साथ काम करता है, वो आपके ऑफिस में आता है अपने दोस्त को मिलवाने के लिए आपसे, तो आप क्या करेंगे। आपको क्या करना क्या है, आपको खड़े होकर के आंखों का संपर्क उससे बनाना है, यानी कि आई कांटेक्ट करके, और उससे मुस्कुराते हुए हाथ मिलाएं। ये सबसे बेटर तरीका होता है किसी को एक प्रकार से पहली बार जब आप मिल रहे हो तो उससे मिलने का। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जब आप अपने कार्यस्थल पर हैं तो परिवार, आप देखते हैं जब कभी आपने अगर जो है प्लेन में सफ़र किया हो, अगर नहीं किया भी होगा तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, जब जो लेडीज़ होती हैं, क्या आप एयर हॉस्टेस, तो वो खड़ी होती हैं जब वहाँ पर आप जाते हैं बैठने के लिए। मैं भी नहीं गया हूँ, मैं भी मूवी में देखा हूँ, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा एक प्रकार से नहीं भाई सिस्टम बन पाया कि मैं एरोप्लेन पे बैठूँ, लेकिन जाऊँगा, मेरी शौक़ है एरोप्लेन पे एक बार उड़ने की, जाऊँगा। ठीक है, तो क्या होता है, एयर होस्टेस होती हैं, तो हाँ वो एक प्रकार से कुछ लोग होती हैं जो हाथ मिला करके बोलती हैं, कुछ लोग होती हैं जो हाथ जोड़ करके नमस्ते सर, थोड़ा मुस्कुरा करके हाथ हिला करके थोड़ा सर नीचे करके ऐसे नमस्कार सर, नमस्ते सर, हैप्पी जर्नी सर, ऐसे बोलेंगी। ठीक है, और बहुत प्रेम से बोलेंगी, तो और थोड़ा मुस्कुरा के बोलेंगी। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार से एक साक्षात्कार बोल रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन का, संचार का एक एक ज़बरदस्त तरीका होता है लुभाने का। आपसे एक बार अच्छा गाँव का कोई लोग पहुँच जाए एरोप्लेन में भी, तो वहाँ पर जैसे नमस्ते करेगी कोई लड़की सुंदर सी होगी, एकदम से प्रसन्न हो जाएंगे। अब 6,000 उनके खर्च होगा, वैसे ना ही दिक्कत है उन्हें, एक बार मुस्कुराए दी बस, खुशी होगी वही माँ के रे। ठीक है, तो ये होता है भाई, पहली बार जब जाओ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। आगे देखेंगे, जब आप अपने कार्यस्थल पर हैं तो परिवार और मित्रों को आपसे मिलने के लिए कहाँ इंतजार करना चाहिए। मान लेते हैं आप कोई काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस में हैं, आपके मम्मी पापा पहुंच गए और कहे कि बेटा मैं आ चुका हूं इस शहर में, आप कहाँ पे हो, तो उसको बुला लो, मतलब उनको बुला लो अपने माता पिता को। चूंकि वहाँ पर क्या होता है, वेटिंग रूम होता है, ब्रेक रूम होता है, और कैफेटेरिया होती है, वहीं पर आपको वेट करने के लिए उनको बैठाइए, चाय पानी लोग होते हैं ऑफिस में वो पिलाएंगे, और तब तक आप अपना काम निपटा करके अपनी मम्मी पापा से मिलने जा सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक मानदंड के क्रिया उन्मुख हैं। एक सामाजिक मानदंड के क्रिया उन्मुख क्या है। स्वीकार्यता, नियंत्रण, अनुरूपता या अनुमोदन। बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो एक प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे पूछा गया कि जब मतलब किसी सामाजिक मानदंड के क्रिया उन्मुख, सामाजिक मानदंड के क्रिया उन्मुख क्या है। अनुरूपता, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। किसी संस्कृति के विशिष्ट लक्षण संस्कृति के रूप में जाने जाते हैं। किस संस्कृति के रूप में भैया, बताएं। तो किसी संस्कृति के विशिष्ट लक्षण जो होते हैं वो ईमिक संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। सामाजिक विनिमय, विनिमय माने आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान, सामाजिक विचारों का आदान प्रदान सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में जो है आपको मिलेगा। तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, जॉर्ज होमन्स के द्वारा दिया गया। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये हर्ष कोविड्स ने कहा था। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है। पैटर्न्स ऑफ कल्चर पुस्तक को लिखा है आर बेंडिक्ट ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है,
कहलाती है? बताएं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है क्या कहलाती है? वो सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित है? तो कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह से संबंधित है? देखिए, प्राथमिक समूह जो होते हैं, जैसे आपके परिवार में जो समूह है वो प्राथमिक समूह होता है, जिसके सभी लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो और जिसमें ब्लड का रिलेशन हो, खूनी रिश्ता हो। खूनी रिश्ता का मतलब होता है कि भाई सभी लोग एक दूसरे से खून से संबंधित हों। तो घनिष्ठ और अपने मतलब आमने सामने मेल मिलाप जब होता है तो वो प्राथमिक समूह की विशेषता होती है। किसी उचित, अच्छा, जब आप ऑफिस में नौकरी कर रहे होते हैं तो वहाँ का जो समूह होता है आपके ऑफिस का, वो आपका होता है औपचारिक समूह होता है। और इसके अलावा वहाँ पर औपचारिक संबंध होता है, क्लियर, और वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आता है। किस उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है? तो किस उचित समझ के बिना एक समाज का अध्ययन अधूरा रह जाता है? तो उच्च समाज की संस्कृति को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अधूरा अध्ययन कर रहे हैं उस समाज के बारे में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। कल्चर जानना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन से, अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के लिए आवश्यक है। अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है निष्पक्षता का होना, व्यक्तिवादी होना और आदर का प्रदर्शन करना। ये सब आंतरिक या अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको जानने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को इसकी सख्त आवश्यकता होती, किसकी? तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको एक प्रकार से उपलब्धि की सख्त आवश्यकता होती है, और उपलब्धि के चक्कर में ही वो बहुत बड़ा बड़ा स्टंट करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा रिस्क लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूहों के संबंध में सामान्यतया निम्न में से कौन सा सत्य है? बताएं। समूहों के संबंध में सामान्यतया निम्न में से कौन सा सत्य है? तो ये सत्य कौन सा है? एक समूह हमारी भावात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है, बिल्कुल। तो एक सामाजिक समूह जो होता है हमारी भावात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? औपचारिक समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, वे प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो सामाजिक संपर्क की आवश्यकता के कारण उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। उनके पास अपने सदस्यों के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित संरचनाओं और भूमिकाओं का अभाव होता है, ऐसा भी नहीं है। उनका कर्मचारी के प्रदर्शन और व्यवहार का नगण्य प्रभाव रहता नहीं, प्रभाव पड़ता है, तो ये भी गलत है। वे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्धारित लक्ष्यों के द्वारा चिन्हित होते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी औपचारिक समूहों के संबंध में ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, डी में जो दिया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर संगठनात्मक व्यवहार केंद्रित होते हैं? बताएं। तो निम्नलिखित में से कौन दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर संगठनात्मक व्यवहार केंद्रित होते हैं? तो होता है व्यक्तिगत व्यवहार और समूह व्यवहार, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों के अध्ययन में संबंधित नहीं है? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो भूमिकाएं जो हैं व्यक्तियों के अध्ययन संबंधित नहीं, बाकी धारणा, अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति संबंधित है उसके अध्ययन से। आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता जो होती है वो अपने स्वयं के विचारों के बारे में, खुद के बारे में, खुद की भावनाओं के बारे में और आपके व्यवहार में के बारे में, यानी आप कैसे हैं इसके बारे में जानना, खुद के बारे में, वही आत्म जागरूकता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है भाई? आत्म जागरूकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बेहतर निर्णय और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देती है, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है उसको मनोविज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि सामान्य से कम होती है वह इनमें से किस प्रकार के काम में कम उबन होती है, उसको बताएं। तो बार बार होने वाले काम में उसको कम उबन होती है जिसकी बुद्धि सामान्य से कम होती है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के अंतर्गत आएगा? दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा के अंतर्गत शक्ति का उद्देश्य आएगा, शामिल है इसमें, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? इनमें से कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है भैया? तो वंशानुक्रम, परिवार और संस्कृति, ये तीनों प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तनाव से कैसे निपटता है? एक व्यक्ति अगर टेंशन में है, तनाव में है, तो नियमित व्यायाम करे
तो वो निपट सकता है। मेडिटेशन वगैरह करे, योग करे, ठीक है, धारणा करे, ध्यान करे, समाधि करे, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं वो कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी और पर्यावरण कैसे परस्पर क्रिया करके व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन कहलाता है। बताएं, अनुवांशिकी और पर्यावरण कैसे परस्पर क्रिया करके व्यवहार और विकास को प्रभावित करते हैं, तो ये एक प्रकार से कौन सी क्रिया करके, एपिजेनेटिक्स करके। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। चलें जानने का प्रयास करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलें, प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करते हैं, बताएं। संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का काम कौन करते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का काम कौन करते हैं भैया, तो जो संवेग होता है, इमोशंस, संवेग और भावनाएं दोनों जो होते हैं ये बाधा का ही काम करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन से, आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकार हैं। आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकारों में देखिए, आंतरिक संप्रेषण अधोगामी भी होता है, समतलीय भी होता है और ऊर्ध्वगामी भी होता है, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जाता है, पृष्ठ पोषण जो होता है वो संप्रेषण प्राप्ति की सूचना देकर के भी दिया जाता है और संदेश पढ़ करके अपना मत प्रस्तुत करके भी आप पृष्ठ पोषण या प्रतिपुष्टि दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों। कर्ण संचार यानी कान के द्वारा जो सुनना होता है उसी को कर्ण संचार कहते हैं। तो कर्ण संचार किस पर आधारित होता है, सुनने और सुनाने पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दृश्य संचार किन कारकों पर डिपेंड होता है, दृश्य संचार मतलब देखने को लेकर के होता है ये, तो संकेतों पर, प्रतीकों पर और चित्र पर एक प्रकार से निर्भर करता है दृश्य संचार। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। संचार चक्र में अंतिम चरण कौन सा है, संचार चरण में अंतिम चक्र जो होता है आपका, वो आपका होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन में कम्युनिकेट शब्द का क्या अर्थ है। लैटिन में कम्युनिकेट शब्द का मतलब होता है साझा करना, ठीक है, साझा करने के लिए प्रयोग किया गया है। लैटिन शब्द कम्युनिकेट से बना हुआ है, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार या संप्रेषण। ऐसे ही जो पर्सोना शब्द है उससे बना हुआ है पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी से बना हुआ है व्यक्तित्व। तो ये प्रश्न आपसे कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को उनकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन करता है, बताएं। तो वो आपका जो वर्णनात्मक प्रतिक्रिया होती है वो उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन करता है, ठीक है, फीडबैक छात्र के विकास स्तर को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, यदि फीडबैक का अभाव है यानी कमी है तो यह किसकी ओर ले जाएगा, संचार बाधा की ओर, संदेह की ओर, दखलंदाजी की ओर, किसकी ओर। तो यदि क्या है भाई, यदि फीडबैक का अभाव है, प्रतिपुष्टि की अभाव है, तो ये संचार बाधा की ओर ले जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जैसे बचपन में आप लोगों को जब आपके दादाजी किस्सा सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, तो आप हुकारी भरते थे। जैसे आपके दादाजी ने कहा एक राजा रहा जंगल में गवा शिकार खेले, तो आप हाँ तब का भा बाबू, तब का भा बाबा, दादा तब का भा, ऐसे बोलेंगे, हुकारी भरते रहेंगे, मतलब हूँ करते रहेंगे। इसी को बोलते हैं प्रतिपुष्टि, मतलब कि जैसे मान लेते हैं प्रतिक्रिया कोई नहीं आई, मैं आपको पढ़ा दूं, अभी आप लाइक कमेंट ही ना करो तो क्या होगा, तो ये एक प्रकार से पढ़ाने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये होता है एक प्रकार से प्रतिपुष्टि का मतलब, फीडबैक जिसको आप बोलते हैं, रेटिंग करना किसी चीज को। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है आपका सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं। तो वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं, तो यौगिक वाक्य जो होता है ये होता है इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा गया है और इस क्वेश्चन पेपर में मैंने साल भी करवाया है। ऐसे ये प्रश्न कई बार लगातार परीक्षा में, इनमें से लगभग 4-5 क्वेश्चन जो हैं एक ही विश्वविद्यालय में लगातार पूछ लिए गए हैं, ये जो प्रश्न मैंने रखे हैं। चलें, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन करता है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंखों से, आंखों के माध्यम से, कहते नहीं कि आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। अब ख्वाब माने होता है सपना, अब आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं ख्वाब तेरे में, मतलब कि सपने को चुराने की बात कर रहा है नायक और नायिका। अब आप सोचो भैया कि आप लोग तो अभी संचार कौशल पढ़ रहे हो और उसमें
इससे पहले नायक और नायिका जो मूवी वगैरह में काम करते हैं वो लोग आंखों का खेला कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। लोग एक प्रकार से आंखों से मिला करके क्या क्या नहीं करते हैं, नैनों से जो है गोली मारें, आँखियों से गोली मारें, सैयाँ हमार हो, इस तरीके की चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। तो आँखों से गोली भी मारी जा सकती है और आँखों से बोली भी की जा सकती है, मतलब कि बातचीत भी करी जा सकती है, ठीक है। तो नैनों से नैनों पर बहुत सारे गाने भी बन चुके हैं। तो आँखों से जो संचार होता है, मतलब वो एक प्रकार से जब आई कांटेक्ट मिलता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि प्रेम वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में डायलॉग बोलते हैं कि भाई मेरी आँखों में आँखें डालकर बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो या तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, आँखों में आँखें डाल करके बात करने में व्यक्ति एक प्रकार से झूठ नहीं बोल पाता है। तो ये एक प्रकार से इसीलिए ये बोला जाता है कि भई आँखों से आँखों मिला मिला करके आप कहिए, ठीक है? ये होता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आँखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन करता है? तो आँखों से संबंधित अशाब्दिक संचार का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र या विज्ञान होता है उसको बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स। क्या बोलते हैं? ओक्यूलेसिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? ओक्यूलेसिक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें ना? बिल्कुल। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करें। ओक्यूलेसिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान है? रंगों से मतलब क्या होता है? कलर। जो कलर देख कर के बातचीत होती है, वो कैसी बातचीत होती है भई? उसको थोड़ा-सा बताने का प्रयास करेंगे। तो कलर के माध्यम से, यानी कि रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान होता है क्रोमैटिक्स। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समय यानी टाइम के प्रयोग से संबंधित अशाब्दिक संचार है? तो टाइम के प्रयोग से यानी समय के प्रयोग से संबंधित जो अशाब्दिक संचार है होता है क्रोनेमिक्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रोनेमिक्स का उदाहरण क्या है? क्रोनेमिक्स का उदाहरण होता है कार्य का समय, बातचीत का समय, वेटिंग टाइम जो होता है, ये सब क्रोनेमिक्स का अध्ययन है। क्रोमिक्स जो है इन सभी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, क्रोनेमिक्स को समय भाषा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार को क्या कहते हैं? बताइएगा, फटाफट से आप बताएंगे। गंध की भावना से जुड़े अशाब्दिक संचार, जिसको आप सूंघ करके पता लगाते हैं, बातचीत को होती है सूंघ करके, वो होती है ऑल्फैक्टिक्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे का भाव है? पॉजिटिव चेहरे का भाव है। सुनते समय अगर आप बातचीत करें तो सिर हिलाते हैं अगर, तो ये ठीक ठाक माना जाता है और सकारात्मक भाव मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? अगर सीधी शारीरिक मुद्रा है तो आपका वो आत्मविश्वास झलकता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को दर्शाता है? तो सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति को कौन दर्शाता है? तो नेत्र संपर्क अगर आपका बना है, आई कांटेक्ट अगर बना हुआ है किसी व्यक्ति से बातचीत करते समय, तो आपका सकारात्मक चेहरे की अभिव्यक्ति। इसीलिए मैंने बताया कि भाई आंखों से आंखें मिला करके आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। इसीलिए एक प्रकार से लोग बातचीत करते हैं, प्रेम वगैरह वाले जो प्रेमी लोग होते हैं वो सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संकेतों का एक विशिष्ट उदाहरण है जिसमें आवाज में परिवर्तन, दर, मात्रा तथा ठहराव का उपयोग शामिल है? तो ये किसमें होता है? दैहिक भाषा में किसमें होता है ये आपका होता है किसमें भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करें। पार भाषा में, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पार भाषा। अगला प्रश्न है, हाइपेटिक्स अशाब्दिक संचार है। हाइपेटिक्स की अगर बात की जाए तो हाइपेटिक्स जो होता है ये किसका अध्ययन करता है? ये अशाब्दिक संचार में स्पर्श व्यवहार का। स्पर्श मतलब जब छू करके आपका होता है, छू करके मतलब कि बताएं, सॉरी एक मिनट। हाइपेटिक्स की अगर बात की जाए तो हाइपेटिक्स जो होता है अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो क्या करता है, जो एक प्रकार से संवाद करने के लिए स्पर्श का प्रयोग करता है, यानी छू करके। मान लेते किसी को आपने छू लिया, महसूस, तो एक प्रकार से उसकी त्वचा को छू करके जो बातचीत होती है वो एक प्रकार अशाब्दिक संचार, तो हाइपेटिक्स कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संचार में स्पर्श व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यवहार को अध्ययन को हाइपेटिक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन से, शारीरिक भाषा, हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव तथा शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? दैहिक भाषा बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। संवारना अशाब्दिक संचार का एक रूप है जो कि सचेत है, बिल्कुल इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व है? तो गैर मौखिक संचार का मुख्य तत्व कौन सा है? वक्ता का इशारा और गति जो होती है वो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को छोड़ करके सभी गैर मौखिक संचार में शामिल हो सकते हैं? तो फोन संदेश जो है शामिल हो सकता है गैर मौखिक में। इशारे मतलब गैर मौखिक में शामिल आपके नहीं हो सकते हैं, फोन संदेश नहीं शामिल हो सकता जो कि फोन संदेश आपका मौखिक संचार है। इशारा, चेहरे का हाव भाव और स्पर्श, ये सब आपका गैर मौखिक संचार में है। संचार में आवाज का सुर, शारीरिक भाषा, चेहरे का भाव, ये सब शामिल होता है किसमें?
अशाब्दिक संचार में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। परीक्षा में ये प्रश्न 100% आने वाले हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए 16 व्यक्तित्व परीक्षण की अगर बात की जाए, तो 16 व्यक्तित्व कारक किसने प्रतिपादित किया व्यक्तित्व परीक्षण को लेकर के, एक विधि है ये, तो इसको किसने प्रतिपादित किया भैया, 16 व्यक्तित्व परीक्षण की बात किसने करी, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। 16 व्यक्तित्व परीक्षण की अगर बात की जाए, तो ये एक प्रकार से किसने प्रतिपादित किया, 16 व्यक्तित्व परीक्षण, बताएं। तो 16 व्यक्तित्व परीक्षण की अगर बात की जाए, तो इसको रेमंड कैटल ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का स्वप्रतिवेदन मापक का एक उदाहरण है, तो स्वप्रतिवेदन मापक का एक उदाहरण है MMPI, ठीक है, MMPT या MMPI, ठीक है। तो MMPI के फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा बहुभाषी व्यक्तित्व सूची, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर TAT के बारे में भी जान लें। TAT का मतलब क्या होता है, थियोमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट, इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये भी एक प्रकार से प्रक्षेपी तकनीक है, ठीक है। और इसकी अगर बात की है TAT की, तो TAT क्या है भैया, TAT जो होता है ये आपका TAT परीक्षण की अगर बात की तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हिंदी में कहते हैं, इसको दिया था मार्गन और मुरे ने, ये बात ध्यान रखेंगे। एक होता है आपका CAT व्यक्तित्व परीक्षण, CAT व्यक्तित्व परीक्षण बालकों पर किया जाता है, छोटे बालकों पर, ठीक है। बेसिकली जो बालक जो एक प्रकार से छोटे होते हैं, यानी कि 11 साल के तक होते हैं, उनके बारे में एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है उसमें, ठीक है, छोटे बालकों को लेकर के, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं जो है CAT परीक्षण, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, CAT का मतलब होता है बाल अंतर्बोध परीक्षण, बालकों पर परीक्षण किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपका जो रोसा परीक्षण है, हरमन रोसा ने शाही धब्बा परीक्षण दिया था, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन से, सिगमंड फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया है, तो सिगमंड फ्रायड की अगर बात की तो उन्होंने काम प्रवृत्ति पर अधिक बल दिया है। सिगमंड फ्रायड का एक सिद्धांत है आपका मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण दी है, यानी इदम, अहम और पराहम की बात करिए। व्यक्तित्व का कार्यात्मक कहलाता है, व्यक्तित्व का कार्यात्मक क्या कहलाता है भैया, बताएं। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है, व्यक्तित्व का कार्यपालक अहम कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है कौन, नैतिकता के सिद्धांत पर अहम काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, यानी सुपर ईगो। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों के द्वारा, विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा और परिवार के द्वारा, इन सभी के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के TAT यानी कि थियोमेटिक अप्रोसिएशन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, बताएं। तो इसमें कार्डों की संख्या कितनी है, तो बताएं फटाफट से। तो 30 किस में पूछा गया भाई, व्यक्तित्व के परीक्षण जो TAT परीक्षण होता है उसमें 30 कार्डों की संख्या होती है अध्ययन में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर के निष्कर्ष निकाला जाता है, तो बताएं। समाज मिति विधि में ऐसा होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं, तो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो वंशानुक्रम का और वातावरण का, दोनों का प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को समाज शास्त्रीय आधार पर बांटा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व जो होता है उसको बोलते हैं तामसी व्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए गुण जो होते हैं मनुष्य के 3 प्रकार के होते हैं, सतगुण, रजगुण और तम गुण। सतज मतलब कि सत, रज और तम। सतोगुण जो होता है ब्राह्मण लोग करते हैं या ऋषि मुनि लोग करते हैं, देवता लोग करते हैं। राजसी जो होता है राजा लोग करते हैं और अन्य मनुष्य लोग करते हैं। तामसी गुण जो होता है वो राक्षस कैटेगरी में आता है, जो मांस मदिरा का सेवन खूब करते हैं, मांस खाते हैं और तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, तो सब तामसी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व होता है। तो जो अमानवीय व्यवहार होता है या अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, वो तामसी प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया, वाक्य पूर्ति परीक्षण व्यक्तित्व के उसका निर्माण किसने किया, परीक्षण किसने किया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया है कि व्यक्तित्व के वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो पाइन और टेंडलर महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो मैंने आपको बताया था कि भाई जो टीएटी परीक्षण है मार्गन एंड मुरे ने किया था, लेकिन सीएटी परीक्षण जो किया था किसने किया था? सीएटी परीक्षण लियोपोल्ड बेलक ने किया था। सीएटी परीक्षण 3 साल से लेकर के 11 साल के बालकों पर किया जाता है, और 11 साल के बालकों या 14 साल के बालक के ऊपरों का मतलब जो ऊपर के बच्चों का परीक्षण होता है, 14 साल से जो ऊपर हैं तो उनका टीएटी परीक्षण होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? सृजनशील बालक का यानी क्रिएटिव जो बालक होते हैं इनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। देखिए व्यक्तित्व का बहिर्मुखी और अंतर्मुखी प्रकार से किसने बांटा है? तो कार्ल जुंग जो थे, कार्ल जुंग महोदय ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए। एक बताया उन्होंने अंतर्मुखी व्यक्तित्व और एक बताया बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो एक प्रकार से जिसको गांव वगैरह में घर घुसना कहते हैं, वो होता है आपका अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी जो समाज में निकलता है, बातचीत करता है, पर पंचायत करता है, प्रधानी सरधानी लड़ने की बात करता है, चुनाव उनाव वगैरह की खूब बात करता है, हंसता खेलता है, सभी को हंसाता है, सभी से बोलता है, अपने दुश्मनों से बातचीत कर लेता है, तो वो बहिर्मुखी होता है, जिसको समाज में लोग जानते हैं। गाँव वगैरह में आप देखते हैं बहिर्मुखी व्यक्ति तो ज़्यादा पाए जाते हैं। शहरों वगैरह में अंतर्मुखी, या जो गाँव के लोग कुछ शहरों में चले जाते हैं, फिर शहर से आते हैं, कुर्ता पैजामा पहन के, एक चश्मा लगा के बिलारा वाला, और निकलेंगे आराम से, ऐसे आएंगे, ऐसे बैठेंगे, पैर में बढ़िया कौन चप्पल पहन लेंगे, थोड़ा महंगा होगा, और गांव में बैठेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, लगेगा कि भैया प्रधानमंत्री जी नहीं हुए बैठा हैं। तो ऐसे पैर हिलाएंगे, ऐसे दूसरे पैर पे रख के ऐसे से हिलाएंगे, जैसे अजय देवगन का बाटा का चप्पल पहन के हिलाता था पहले किसी मूवी में, तो ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे हिलाएंगे, जान पड़े कि कितना बड़ा ये भूप हुए, पैसा कमाए शहर जाएगा, तो ये गाँव में पहचानता ही नहीं है। ठीक है, और बोली है कौन मेयर, ओ भाई तेरे को क्या पसंद है, मेरे को ये नहीं पसंद है, ऐसा है वैसा है, तूने तन्ने मन्ने, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि ये बोलेंगे कि भाई मैं ये सीख करके आया हूँ। कुछ लोग होते हैं जब कभी कभी नया नया कमाने जाते हैं बाहर गांव में, तो अगर 10,000 रुपये मान कमाए लायक वहाँ से, तो एक आध 2 दिन 4 दिन उनके पीछे तमाम लड़के घूमे जो गाँव खोते हैं ऐसे, तो ये सब चीज़ें होती। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है वो गाँव वगैरह में ज़्यादा मिलता है और शहरों में थोड़ा सा कम। रोसा शाही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या, हरमन रोसा ने दिया है इसको, शाही दवा परीक्षण रोसा ने, हरमन रोसा विद्वान है, तो 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है इसमें, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व के निर्धारक, व्यक्तित्व के निर्धारक घटक हैं, बताएं। व्यक्तित्व के निर्धारक घटकों में परिस्थितिगत, सांस्कृतिक और जैविक, ये तीनों घटक होते हैं, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलें, प्रश्न आपका है जैविक घटकों में शामिल नहीं है। जैविक घटकों में आपका वंश परंपरा शामिल है, शारीरिक लक्षण शामिल है, मानसिक योग्यता भी शामिल है, सांस्कृतिक घटक नहीं शामिल है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा किसने दी? तो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, बैलेंटाइन ने परिभाषा दी है। 100% ये प्रश्न आने वाला है, याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, बताएं। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के निर्माण की जो शुरुआत होती है वो अपने परिवार से होती है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आधुनिक काल में व्यक्तित्व पर आधारित होता है? तो आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है सर्वांगीण विकास पर आधारित होता है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, इसको गिलफोर्ड ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के किस व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, किसने कहा? तो व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, इसको किसने कहा था? इसको कहा था वुडवर्थ महोदय ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में मतलब कि कई विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, और एक प्रकार से कुछ की संभावना बहुत ज़्यादा है आने की, तो ध्यान रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हैं। किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, बताएं। हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, वाटसन महोदय ने कहा था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है, बताएं। तो केम्प महोदय के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व मतलब वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, बोरिंग महोदय ने बताया था, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा? तो व्यक्तित्व जो है जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, बैलेंटाइन ने कहा था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, यह कथन किसने कहा था? अल्पोर्ट ने कहा था, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था भैया? केटल महोदय ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। तो व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है, डेसिल महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके दृष्टिकोण से व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यह पूर्णता का प्रतीक है? किस विचारधारा को मानती है इसे? तो दार्शनिक दृष्टिकोण मानता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है। तो वैज्ञानिकता किसमें पाई जाती है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वह गुण जो बालक या व्यक्ति को अपने माता पिता पूर्वजों में से मिलाता है वो उसका वंशानुक्रम कहलाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार, ये सब कारक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब कारक जो होते हैं, खेल का मैदान, समाज, परिवार, ये सब वातावरण के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी से बालक प्रभावित होता है, बच्चे प्रभावित होते हैं, उनका व्यक्तित्व बदलता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिरुचि, अभिक्षमता, ये सब आते हैं? तो मनोवैज्ञानिक कारक हैं ये सब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन में कितने व्यक्तित्व बताएं, कितने वर्ष व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं बताएं? तो प्रारंभिक 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? तो व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेसमर महोदय ने बांटा था। और क्रेसमर महोदय ने कितने भागों में बांटा था भैया? क्रेसमर महोदय ने 4 भागों में बांटा, जिसमें पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, ये सब है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये व्यक्तित्व के प्रकार में उन्होंने बांटा था। ठीक है, पिकनिक वगैरह टाइप के व्यक्तित्व जो होते हैं, खास करके क्रेसमर ने। एस्थेनिक, एस्थेनिक प्रकार के वे व्यक्ति होते हैं जो लंबे दुबले पतले होते हैं, शारीरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं, वो सब। एथलेटिक में क्या होता है, उसमें जो शारीरिक गठन में मजबूत है, मांसपेशियां सुगठित है, संतुलित है शरीर। ठीक है, साहसी, निर्भीक, प्रभुत्व एक प्रकार से रखने वाले व्यक्ति होते हैं एथलेटिक प्रकार के। पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो मोटे होते हैं, छोटे होते हैं, और चौड़े चेहरा होता है, गोल आकृति के होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, मनपसंद होते हैं, वार्तालाप खूब करते हैं, बातचीत हंसी मजाक खूब करते हैं, ये सब पिकनिक टाइप के व्यक्ति। एक होता है जो है डिस्प्लास्टिक टाइप के व्यक्ति। डिस्प्लास्टिक जो होते हैं ये एक प्रकार से तीनों प्रकार के मिश्रित वाले होते हैं, यानी पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक तीनों का मिक्सचर होते हैं। ठीक है, शेल्डन महोदय ने एक प्रकार से 3 प्रकार बताए हैं, एक्टोमार्फिक, एंडोमार्फिक और मेसोमार्फिक। मार्गन और गिलीलैंड महोदय ने व्यक्तित्व के स्वभाव के आधार पर व्यक्ति को 4 प्रकार में बांटा, प्रफुल्ल, उदास, चिड़चिड़ा और अस्थिर। कार्ल जुंग ने 2 प्रकार से बांटा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, जेम्स महोदय ने 2 प्रकार से बांटा, नरम प्रकृति वाले व्यक्ति और गर्म प्रकृति वाले व्यक्ति, यानी कि सख्त प्रकृति वाले व्यक्ति। तो ये व्यक्तित्व के कई प्रकार हैं, अलग अलग व्यक्तियों ने बांटे हैं। ठीक है, तो इसका क्रेसमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें, प्रश्न जो जो श्रोता बताएं, एक श्रोता जो वक्ता के भाषण में रुचि ले रहा है, बताएं। एक एक श्रोता जो वक्ता के भाषण में क्या ले रहा है भैया? रुचि ले रहा है, उसके बारे में फटाफट से आप बताएंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक श्रोता जो वक्ता के भाषण में रुचि ले रहा है, वो बताएं कैसे बैठेगा? टांगे फैलाकर बैठेगा? नहीं। आगे की ओर झुक करके बैठेगा? बिल्कुल आगे की ओर झुक करके बैठना एक प्रकार से इसका मतलब है कि ये जो श्रोता है वो वक्ता के विचारों में रुचि ले रहा है, वक्ता को सुनना पसंद कर रहा है, वक्ता की बातें उसको अच्छी लग रही, तब वो आगे झुक करके बैठेगा। अगर वो टांग फैला करके बैठा है, बार बार अपने घड़ी की ओर देख रहा है और झपकी ले रहा है, जमुआई ले रहा है, तो आप जान जाइए कि वो सुनना नहीं चाह रहा है आपकी बातों को, आपकी बातें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं, तो फिर आप बात करना बंद कर दें। ठीक है, तो आगे की ओर झुक करके बैठता है तो एक श्रोता जो वक्ता के भाषण में रुचि लेता है, इंटरेस्ट लेता है, तब। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाने डुलाने को क्या कहा जाता है? तो शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाने डुलाने को क्या बोलते हैं? ग्रेस्चर यानी हाव भाव, या कायिक भाषा यानी कि काइनेसिक्स, या चेहरे की अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन, या आंखों का संपर्क यानी आई कांटेक्ट, क्या बोलेंगे उसको? शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाने डुलाने को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाव भाव। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेषक। प्रेषक माने जो पत्र या समाचार भेजता है उसको प्रेषक कहते हैं। प्राप्तकर्ता जो कि
चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, संदेश को प्राप्त कर रहा है। तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में पाए जाने वाले संबंध पाए जाने वाले स्थान संबंधी तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य पाए जाने वाले स्थान संबंधी तत्वों को मतलब तत्व के अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सामीप्य भाषा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जो है प्रोसेक मतलब कि प्रोजेक्ट मतलब कि प्रोसेमिक्स। ठीक है, ठीक है, प्रोसेक्सिमिक्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्थान संबंधी जो है अध्ययन था, उसको क्या बताया था मैंने? देखिए क्रोनेमिक्स जो होता है, क्रोनेमिक्स वो समय भाषा से संबंधित है। ठीक है, और क्रोमेटिक्स जो होता है, क्रोमेटिक्स वो आपका जो है किससे संबंधित है भैया? वो आपका संबंधित है रंगों के अध्ययन से। ठीक है, आंखों से संबंधित जो है वो आपका ओक्यूलेसिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो और चीजें से स्पर्श से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं हैपेटिक्स। ठीक है, ये सब प्रश्न मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे ही आपका होता है ये क्या बोलते हैं, क्या होता है ये आपका स्थान मतलब कि स्थान संबंधी जो अध्ययन होता है, स्थान संबंधी जो अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं भैया? स्थान संबंधी अध्ययन जो होता है उसी को बोलते हैं प्रोसेमिक्स। ठीक है, प्रोक्सेमिक्स। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, आगे बताए। स्थान भाषा के प्रकार हैं, स्थान भाषा के प्रकार में क्या शामिल है? व्यक्तिगत स्थान भाषा, घनिष्ठ स्थान भाषा या सामाजिक स्थान भाषा या फिर ये सभी? देखिए व्यक्तिगत स्थान भाषा भी होती है। ठीक है, इसके अलावा घनिष्ठ स्थान भाषा और सामाजिक स्थान भाषा, तीनों स्थान भाषा के ही प्रकार है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अब देखें अगला प्रश्न, घनिष्ठ स्थान भाषा यानी कि जब आप स्थान भाषा की बात करें, घनिष्ठ स्थान भाषा है कोई घनिष्ठ व्यक्ति है जिससे आपका मित्र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उस व्यक्ति के मतलब व्यक्ति से बात करेंगे कितनी दूरी आपके बीच दोनों के बीच में होनी चाहिए? तो लगभग अगर 1.5 फुट की दूरी भी है तो माना जाएगा ठीक ठाक है। यानी कि घनिष्ठ स्थान भाषा के अंतर्गत बातचीत करने का जो दायरा होता है दूरी का, वो होता है लगभग जो है 1 से 1.5 फुट के आसपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत स्थान भाषा के अंतर्गत व्यक्ति से व्यक्तिगत दूरी कितनी होती है? तो व्यक्तिगत स्थान भाषा में के अंतर्गत व्यक्ति की मतलब एक व्यक्ति की दूरी दूसरे व्यक्ति से कितनी होती है? तो होता है लगभग 1.5 फुट से जो है 4 फुट तक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खुशी के समय को दिखाने के लिए किस रंग का प्रचलन होता है? बताएं। खुशी के मतलब खुशी के समय को दिखाने के लिए किस रंग का प्रचलन होता है? तो खुशी के समय को दिखाने के लिए गुलाबी रंग का प्रयोग करते हैं लोग। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के मैच में 6 रन के इशारे के लिए अंपायर के द्वारा दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाना उदाहरण होता है। तो क्रिकेट के मैच में आप देखते हैं इस समय तो क्रिकेट मैच आपका जो है क्या बोलते हैं उसका विश्व कप शुरू होगा, T20 विश्व कप। देखिए T20 विश्व कप बेसिकली पैसा कमाने का सबसे बड़ा एक प्रकार से रवैया अपना लिया है। कैसे? अब अमेरिका में एक प्रकार से हो रहा है क्रिकेट, अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में टिकट कितनी महंगी आपको पता है? लगभग $1000 के ऊपर टिकटें बिक रही, 2400, 1500, $1500 की सबसे महंगी टिकट, $2000, $3000 इस तरीके से। अरे भैया $1000 जानते कितना होता है? एक एक दो दो डॉलर के लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। हम लोगों की 1000 आदमी जब देखते हैं तो मुश्किल से आधो डॉलर पैसा नहीं बनता है। जब 10,000 व्यक्ति देखेंगे तो $1 $2 बन जाता है, ऐसे कमाई होती है। ठीक है, अब अमेरिका में क्या होगा कि भैया एक आदमी टिकट देंगे और उसके बाद में कितना पैसा लेंगे? ये मान लेते हैं अगर सबसे सस्ता जोड़ लो तो $1000। $1000 का मतलब समझते हो कितना रुपया होगा? 83 लाख मतलब कि 83,000 रुपये लगभग, यानी 83-84 लाख मतलब कि 1000 रुपये हो जाएगा एक व्यक्ति का। आप सोचो स्टेडियम में कितने व्यक्ति बैठेंगे और कौन जाएगा मैच देखने? अमेरिका के लोग इतने फालतू नहीं है कि वो मैच देखने के लिए जाएंगे। हम ही लोग जाते हैं ना, इंडिया से लाएंगे, वीजा बनवाएंगे, दुनिया भर का, अरे वहाँ पे जाएंगे, टीम का सपोर्ट करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है टीम का सपोर्ट, लेकिन इतना महंग टिकट मतलब इतना महंग जब टिकट उन्होंने किया अमेरिका के स्टेडियम वालों ने, थोड़ा सा इसमें कंसेशन करना चाहिए लोगों को कि भाई जो गरीब व्यक्ति हैं वो भी जा करके कभी देख लें। अब इतना महंगे टिकट अब वहाँ पर कौन देखेगा? अमेरिका में जो पाकिस्तान भारत का मैच होगा उसमें पूरा टिकट फुल होगा, उसका तो चार्ज दुगुना तिगुना और बढ़ा देंगे। अब मुख्य उद्देश्य है भाई पैसा कमाना, झोंकुआ पैसा कमाओ बस। ठीक है, यही उद्देश्य है। और पब्लिक जो है वो भाई पैसा, बहुत सारे लोग भाई पैसा है तो क्या करेंगे, तो वो यही सब करते हैं, एंजॉय करते हैं, देखते उखते हैं जा करके मैच। जिनके पास नहीं हो टीवी मोबाइल में देखते हैं, सभी के लिए व्यवस्था की गई है हालांकि। लेकिन इतने महंगे टिकट करने की, अच्छा वहाँ पर जो है भाई पैसा सबके पास है।
अब यहाँ कुछ लोग भारत से भी जाएंगे, कुछ लोग पाकिस्तान से जाएंगे, और बहुत सारे लोग भारत पाकिस्तान के वहीं पर हैं अमेरिका में, तो वहाँ पर मैच देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, देखना चाहिए, क्योंकि क्राउड का सपोर्ट जब अपनी टीम को होता है तो टीम अच्छा करती है, मैं मानता हूँ। तो क्रिकेट मैच में 6 रन के इशारे के लिए अंपायर द्वारा दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाना किसका उदाहरण है, बताएं। तो ये किसका उदाहरण है भैया, ये शारीरिक भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, 2 उंगलियों को ऊपर उठाना किसका प्रतीक है। 2 उंगलियों को ऊपर उठाना ये विजय का प्रतीक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, विक्ट्री। 2 उंगलियों को अगर आप ऊपर उठाएंगे तो ऐसे बोलते हैं, नहीं 2 उंगली, अगर आप क्या होते हैं, जब आप फोटो खींचते हैं तो 2 उंगली को ऊपर उठाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 2 उंगली कहते हैं, ये सेल्फी लेते हैं 2 उंगली करके, इसका मतलब विक्ट्री होता है, जीत का प्रतीक होता है वो। ठीक है, विक्ट्री मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये विक्ट्री, यानी कि यहाँ से विक्ट्री से तात्पर्य होता है, विजय का प्रतीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, एक व्यक्ति के कहने की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, इसे क्या कहते हैं। एक व्यक्ति के कहने की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज या भाषा प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, कर्मचारियों के संबंध में रंग संबंधी अनुसंधान को क्या कहते हैं। तो कर्मचारियों के संबंध में रंग संबंधी अनुसंधान को जो है साइकोमेटिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि हम रास्ता बताने के लिए उंगली के इशारे के साथ उधर शब्द का प्रयोग करें तो वह संबंध बताता है किसका, वो पूरक संबंध बताता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने उधर बोला भी, मैंने मौखिक संचार भी हो गया और इशारा कर दिया तो आपका शारीरिक संचार भी हो गया, तो ये पूरक संचार में आता है। यदि हमारे मौखिक शब्द हमारे शरीर की शारीरिक भाषा से मेल ना खाते हों तो यह संबंध क्या कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि भाई आप बोल रहे होते, कभी कभी ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर, हाथ होते इतना हिला देते हैं कि भाई वो ज़्यादा हो जाता है, ओवर हो जाता है, तो ये क्या होता है, इसको विवादित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 21 संस्कृति में हाथ मिलाना एक लंबी प्रक्रिया है, तो स्पेन में हाथ मिलाना एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संप्रेषण विज्ञान है। स्पर्श संप्रेषण विज्ञान को क्या बोलते हैं भैया, स्पर्श संप्रेषण विज्ञान को क्या बोलते हैं, स्पर्श यानी छू करके, तो उसको बोलते हैं हैपेटिक्स। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओक्यूलेसिक्स का मतलब क्या होता है, ओक्यूलेसिक्स आंखों से, यानी आंखों से आंखों मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। जैसे बिहारी के नायक और नायिका कैसे बात करते हैं, अब बिहारी के नायक में पूछेगा कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात। इसमें किस प्रकार की भाषा के प्रयोग की जा रही है, नायक नायिका किस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो आंखों से माध्यम से बात कर रहे हैं, यानी वहां पर ओक्यूलेसिक्स भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है, क्रोमेटिक्स जो होता है ये रंगों से संबंधित संप्रेषण विज्ञान होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान, क्रोमेटिक्स। और क्रोनेमिक्स की अगर बात करें, क्रोनेमिक्स, क्रोनेमिक्स जो होता है वो समय के प्रयोग से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लियर, और प्रोक्सेमिक्स जो होता है वो आपका स्थान से संबंधित होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संचार मतलब कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है, बताएं। इनमें से प्रश्न क्या पूछा गया, इनमें से प्रश्न क्या है आपका, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का एक प्रकार कौन सा नहीं है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से साक्षात्कार का एक प्रकार नहीं है, कौन सा, बताएं। स्क्रीनिंग साक्षात्कार, या फिर जो है तनाव साक्षात्कार, या फिर संगीत साक्षात्कार, या मध्याभोजन साक्षात्कार। तो संगीत साक्षात्कार साक्षात्कार का प्रकार नहीं है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन पर बातचीत में इनमें से किस प्रकार का विचार नहीं किया जाता। तो शारीरिक भाषा का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि आप वहां पर हाथ हिलाते रहो, कोई देखने वाला नहीं है टेलीफोन पर। टेलीफोन साक्षात्कार की समयावधि सामान्यतः कितनी होती है, तो 30 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑनलाइन वीडियो साक्षात्कार, ऑनलाइन वीडियो साक्षात्कार जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताएं, शारीरिक भाषा उम्मीदवार के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है, बिल्कुल जो बॉडी लैंग्वेज होती है उस उम्मीदवार के दृष्टिकोण का प्रतिबिंब होता है, इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंरचित साक्षात्कार। असंरचित साक्षात्कार जो होता है सामान्यतः पक्षपात पूर्ण कार्य प्रदर्शन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इनमें से किसमें एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है। तो एक से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार समूह साक्षात्कार में लिया जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विभाग प्रमुख या पर्यवेक्षक संभवतः किस प्रकार का साक्षात्कार आयोजित करता है। तो एक विभाग प्रमुख या पर्यवेक्षक जो होता है वो चयनात्मक साक्षात्कार का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। प्रथम साक्षात्कार के रूप में
आज साक्षात्कार का कौन सा रूप प्रायः प्रयोग किया जाता है, बताएं। तो प्रथम साक्षात्कार के रूप में आज साक्षात्कार का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है, वो है टेलीफोन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, टेलीफोन साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार के लिए पहनने के लिए सबसे उपयुक्त है, बताएं। निम्नलिखित में से कौन से साक्षात्कार के लिए पहनने के लिए सबसे उपयुक्त है, वो होता है पेशेवर शैली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन साक्षात्कार किसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो टेलीफोन साक्षात्कार जो होता है वो एक प्रकार से किसी स्रोत से कुछ सूचना शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए टेलीफोन साक्षात्कार, मान लेते हैं आपके जो है हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, तो आपको उनसे बातचीत करनी, तुरंत आपने वीडियो कॉलिंग कर ली या फिर फ़ोन मिला लिया और बातचीत हो गई, तो सी ऑप्शन बहुत जल्दी बातचीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से किस सामान्य गलती से बचना चाहिए, बताएं। वीडियो साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से किस सामान्य गलती से बचना चाहिए, तो साक्षात्कार के दौरान अन्य कार्य करने और ईमेल देखने से बचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेज्यूम का एक मुख्य भाग जिसमें पता और तिथि शामिल होती है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। रेज्यूम का एक मुख्य भाग जिसमें पता और तिथि शामिल होती है उसको शीर्षक बोलते हैं, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रेज्यूम की संयोजन शैली को भी कहा जाता है। रेज्यूम की संयोजन शैली को हाइब्रिड रेज्यूम कहा जाता है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड रेज्यूम बोलते हैं, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेशर्स के लिए रेज्यूम कितने पेज का होना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए रेज्यूम जो होता है 1 पेज का होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। रेज्यूम का प्रारूप क्या है, रेज्यूम का प्रारूप काल के अनुक्रम के हिसाब से होना चाहिए। काल अनुक्रमिक रेज्यूम, कार्यात्मक रेज्यूम और संयोजन रेज्यूम, ये सब रेज्यूम के प्रारूप हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सभी आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखेंगे। चलें, आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल में शामिल है, बताएं। प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल की विशेषता, प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल की विशेषता इनमें से कौन सी है, फटाफट से आप बताएंगे। प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल की विशेषता इनमें से कौन सी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रभावी कौशल पूछने की, बताएं। प्रभावी प्रश्न पूछने के कौशल की विशेषता, केवल बंद प्रश्न पूछना, या वक्ता को बार बार बाधित करना, या प्रश्नों से पूरी तरह बचना, या रुकने और विराम करने की अनुमति देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रुकने और विराम करने की अनुमति देना। ये एक प्रकार से प्रभावी प्रश्न पूछने का अच्छा कौशल माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अच्छा, एक ये प्रश्न किसने मतलब कि ये प्रश्न पूछा गया था कि प्रत्येक संदेशवाहन का प्रारंभ विचारों से होता है, किसने कहा था, रैंडल ने कहा था। समस्या को ठीक ढंग से प्रस्तुत करना ही आधार निवारण होता है, इसको जॉन डीबी ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, प्रश्न परीक्षा में ये सब पूछा जाता रहा है। चलें आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुकने और विराम मतलब कि विचार करने की अनुमति देना। एक प्रकार से ये प्रभावी प्रश्न कौशल का इंपॉर्टेंट चीज होता है। वार्तालाप में खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। वार्तालाप में खोजपूर्ण प्रश्नों का प्रयोग करने का उद्देश्य होता है क्या भाई, किसी विशिष्ट विषय की गहराई से खोज करना और उसमें गहनता से उतरना। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से वार्तालाप में चिंतनशील प्रश्नों का प्रयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो वार्तालाप में चिंतनशील प्रश्नों का प्रयोग करने का जो मुख्य लाभ है वह होता है कि वे आत्मचिंतन और गहन विचार को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छोटी मोटी बातचीत के लिए सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है। छोटी मोटी बातचीत के लिए सबसे अच्छी युक्ति जो होती है, बातचीत में शामिल होने से पहले लंबी गहरी सांस लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपने आप को परिवेश से अलग कर लें, ऐसा भी जरूरी, सामाजिक दूरी बनाए रखें, ये भी कोई जरूरी नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। छोटी सी बात का क्या अर्थ होता है, छोटी सी बात का मतलब होता है संबंध स्थापित करना और बातचीत करना, ठीक है। सॉरी, छोटी बातचीत का मतलब क्या होता है, तो एक संक्षिप्त चर्चा होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, छोटी मोटी बातचीत का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, संबंध स्थापित करना और बातचीत करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अच्छा ये बताएं, छोटी बातचीत की सामान्य अवधि कितनी होती है। छोटी बातचीत जो होती है वो 5 से 10 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातों में तटस्थ विषयों पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या होता है। छोटी छोटी बातों में तटस्थ विषयों पर चर्चा करने का उद्देश्य होता है सामान्य आधार ढूंढना और संबंध स्थापित करना। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है इनमें से। देखिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ईमेल के टू फील्ड में आप जितने चाहें उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने ही एड्रेस जितने की ईमेल सिस्टम के द्वारा अनुमत हो किए गए हैं। ये कथन बिल्कुल आपका सत्य है। तो ये असत्य नहीं है। दूसरा दिया गया कि एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्डों में नहीं डाला जा सकता है। ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, इसका केवल जो दो दिया गया है यही आपका गलत है, बाकी सही है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो POP3 का प्रयोग करते हैं प्रोटोकॉल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ईमेल लिखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से हम टू फील्ड में एक से अधिक एड्रेस नहीं जोड़ सकते हैं एक से अधिक एड्रेस, तो यही आपका असत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं दोनों। आगे देखेंगे, फील्ड प्रेषक के एड्रेस अर्थात ईमेल भेजने वाले के एड्रेस को इंगित करता है। तो जो फ्रॉम होता है, फ्रॉम जो होता है फील्ड प्रेषक के एड्रेस अर्थात ईमेल भेजने वाले के एड्रेस या पते को इंगित करता है। फ्रॉम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विकल्प आपको एक अधूरे, कौन सा विकल्प आपको एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने की मदद करता है। तो सेव एंड ड्राफ्ट विकल्प जो होता है वो आपको मतलब बिना मेल भेजे उसको आप सेव कर सकते हैं। सेव एंड ड्राफ्ट जो होता है वो विकल्प, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ लिया। लगभग हमने 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग हमारे शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, महासंग्राम वीडियो मैंने दी है, आप उसको देख लेंगे। और इस चैनल पर भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी को करिकुलर मास्टर की, तो आप देख लीजिएगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप किसी विश्वविद्यालय से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप लोगों ने अगर इसको नहीं देखा तो आपने जानिए कुछ नहीं देखा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने देखा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।